नमस्कार साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में होने वाले स्टेट 2025 के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, और समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से समझे हुए रहेंगे तो आप इससे आसानी से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक और भी न्यूज़ है कि जो डेट दिया गया था कि 11 तारीख से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, आज के डेट में यानी कि आज 12 तारीख है और आज के डेट में एक न्यूज़ है जो अखबारों में आ चुका है BSEB के द्वारा। BSEB की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें उन्होंने बताया कि जो डेट निकाला गया था 11 से 19 का, उसको तत्काल स्थगित किया जाता है और फिर बाद में इसकी घोषणा की जाएगी। मतलब फ़िलहाल जो है आपके पास अभी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक जो है वो आप मत खोजिएगा, मिलेगा नहीं। अभी आप ये जानिए कि आपके लिए ये एग्ज़ाम होकर रहेगा, यानी कि 2025 का स्टेट जो है वो होकर रहेगा। यानी कि आप जो है अब उस पर ध्यान नहीं देकर आप अपने कोर्स पर और कैसे इसको क्रैक करना है, कैसे आप अच्छा मार्क्स लाएंगे इस पर, उस पर आपको फोकस करना है। तो आज मैं चर्चा करूँगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली है उसमें उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, क्या क्या चेंजेस किया है पहले वाले के थ्रू। और चूँकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ और स्टेट का मैंने जो सबसे पहला स्टेट था 2011 का, उसको भी मैंने क्रैक किया, और जो 2019 का था उसको भी मैंने क्रैक किया। तो मुझे पता है कि इसमें क्या होता है, क्या पैटर्न है, कैसे करना है आपको, और इसका इनसाइड आउटसाइड मुझे सब कुछ पता है। तो उसी पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन आज हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है और आपको कैसे इसको समझना है। तो पात्रता परीक्षा है ये, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एक एक मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। और अच्छी बात ये होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और परीक्षा का जो विषय होता है वो 9-10 का पेपर 1 कहलाता है, 11-12 का पेपर 2 कहलाता है, और बाकी के लिए वो बीटेड कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें केवल पेपर 1 और 2 के लिए। तो एक माध्यमिक के लिए होता है, एक उच्च माध्यमिक के लिए होता है पेपर 1 और 2। जैसा कि स्क्रीन में हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपके पास पेपर 1 में जो माध्यमिक का है उसमें अलग अलग सारे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, और उनका जो है ये क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट आपके हों लेकिन उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसी 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और बीएड की जो आपके पास है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जो भी संस्थान है वहाँ से आपको बीएड किए हुए होना चाहिए। और ये बीएड कब होना है, स्नातक लेवल पर जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया इसमें ये दिया है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर या फिर इसके समतुल्य में से किसी में भी कम से कम 45% अंकों के साथ आप स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किए रहें। और इसमें जो भी आपके पास मानदंड है वो दे रहा है कि आप NCERT के अनुसार आपको सारा चीज़ इसको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ ये बीएड के लिए आपको यहाँ पर दे दिया कि बीएड जो आपका है वो आपका NCERT के अनुसार ही होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो बाद में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, जैसे कि आप अभी सुन भी रहे होंगे। ठीक है, कंप्यूटर टीचर को लेकर हाई कोर्ट में केस हो गया है। तो अब बताइए कि नौकरी लगने के बाद कैसा लगता है जब आपको ये, तो इसलिए आप अपनी पात्रता को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं है। आपके पास समय है, आप उस पात्रता को पूरा भी कर सकते हैं। तो इसमें है कि वैकल्पिक विषय के रूप में अगर आपके पास शारीरिक शिक्षा है तो उसके साथ भी आप 50% अंकों के साथ आप स्नातक अगर किए हुए हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास क्राइटेरिया बहुत दे दिया, मतलब इतना सारा आपके पास ऑप्शन है ना कि कहीं ना कहीं आप फिट बैठ ही जाएंगे आप। तो आप इसमें आराम से आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। शारीरिक शिक्षकों के लिए भी दे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छी तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के सुनाने का क्या है इसमें जो मुख्य जो चीज़ है वो एक देखिएगा, बहुत सारी इसमें आता है म्यूज़िक को लेकर के, खासकर कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न अगर होता है तो डिपार्टमेंट का ही जो डिसीजन होगा वो लास्ट होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि संगीत के लिए
ये जो नॉर्मल इंटर और मैट्रिक का ग्रेजुएशन होता है ना, इसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आप म्यूज़िक में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कर सकते हो। आपने किया है केवल, तब भी आप इसके लिए म्यूज़िक टीचर के लिए एलिजिबल हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। तो ये सबके लिए है, ये मतलब पूरा बहुत ही अच्छा बना हुआ है कि सभी जो कैंडिडेट हैं इसके लिए पात्र बन सकते हैं। और विशेष विद्यालय अध्यापक का भी इसमें जोड़ दिया गया है। पहले वाले एग्जाम में नहीं था, लेकिन इस बार ये इसको भी जोड़ दिया गया। जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनके लिए भी आपके पास है कि आप 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ साथ आपको भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपने स्पेशल एजुकेटर का जो डिग्री हासिल की है वो इनके साथ रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, और यह साथ में अगर आप बीएड भी किए हुए हैं और मान्यता जो भारतीय पुनर्वास परिषद है उनसे अगर आप मान्यता प्राप्त संस्थान से या उनके जो भी रिकॉग्नाइज हैं वहाँ से अगर अपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में भी आपने किया है तब भी आपको वहाँ से नंबर मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी है, खास करके स्पेशल एजुकेटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। विशेष समूह में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, खास करके गणित के लिए। तो स्नातक के स्तर पर गणित के साथ साथ भौतिकी, भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर केमिस्ट्री या फिर सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स विषय में से किसी भी 2 विषय में आपका स्नातक स्तर पर होना चाहिए। यानी कि गणित भी है, साथ में 2 पेपर और जो होगा आपका, जिसको हम लोग सब्सिडरी बोलते हैं ना, वो इनमें से कोई 2 पेपर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भर सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है इसमें। लेकिन एक चीज़ और कर दिया कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप BCA भी अगर आप किए हुए हैं तो भी आपके लिए आप मान्य हैं। यानी कि जो स्टूडेंट BCA किया है और उनके सब्जेक्ट में भी ये सब्जेक्ट आएगा, जैसे मैथ है और कंप्यूटर साइंस है, और अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर भौतिकी है, तब भी वो मैथ के लिए बैठ सकते हैं। पिछली बार भी एग्जामिनेशन में जो बीटेक के स्टूडेंट थे वो भी मैथ के लिए एलिजिबल हुए थे, मैथ के टीचर बने थे वो। साइंस के लिए क्या कर रहे हैं, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पाठित होना चाहिए। अगर आप साइंस का टीचर बन रहे हैं 9-10 के लिए तो आपके लिए क्या होना है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ साथ केमिस्ट्री होना चाहिए। अथवा अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं यहाँ पर, तभी आपके पास अगर साइंस का ये है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो कि बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, साइंस टीचर बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का जहाँ तक बात है इसमें, तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय यानी कि सब्सिडरी पेपर में और ऑनर्स पेपर के अंदर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में आपको पास करना है। यानी इन्हीं 4 में से 2 में पास करना है। ठीक है, जिसमें अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, एक विषय इतिहास या फिर भूगोल होना चाहिए। यानी कि इसी 4 में से आपको 2 पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इतिहास कंपलसरी है और या तो फिर भूगोल, यानी इतिहास हो या फिर आपके साथ साथ इतिहास के साथ साथ आप अर्थशास्त्र रख लीजिए, राजनीति शास्त्र रख लीजिए, लेकिन इतिहास होना चाहिए। अगर आप भूगोल लेते हैं तो भूगोल के साथ में राजनीति शास्त्र हो, इतिहास हो या फिर अर्थशास्त्र हो, कुछ भी, लेकिन ये 2 पेपर आपको 4 में से लेना है और इस 4 में से एक पेपर आपका अनिवार्य रूप से इतिहास या फिर भूगोल होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। अगर आपके पास प्राचीन इतिहास में भी अगर आपने किया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। भाषा से संबंधित जो भी आपके पास है उसमें कि स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं या फिर सब्सिडरी के विषय रूप में कोई भी भाषा आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास है जो आपको हमेशा ये माइंड में रखना है आपको भरने के पहले, बाद में जाकर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा देखिए कहीं से। ठीक है, तो ये चीज़ कॉम्बिनेशन मिलाने की कोशिश आप हमेशा कीजिएगा। ठीक है, और अगर इस पर कोई भी डिबेट होता है तो वो NCTE का फॉलो किया जाएगा। अब पेपर 1 में क्या होता है कि आपके पास म्यूज़िक और डांस और आर्ट के लिए अलग अलग परीक्षाएं ली जाएंगी और शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी।
अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो है आपके पास उच्च माध्यमिक के लिए भी आपके पास है, उसमें स्नातक था, इसमें स्नातकोत्तर हो जाता है, यानी कि मास्टर डिग्री हो जाता है। और इसमें कह रहा है कि मास्टर डिग्री में कम से कम 45% अगर आप मार्क्स ला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा, इसको डिस्कस करने का कोई खास यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ इसको पढ़ना है, गौर से पढ़िएगा। अगर आपका इसमें से किसी भी क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम से एग्ज़ाम में बैठ जाइए। 25 सब्जेक्ट है, यानी कि 26 सब्जेक्ट, 27 सब्जेक्ट आपके पास है, 28 29 मतलब 29 सब्जेक्ट है आपके पास पूरा का पूरा +2 एग्ज़ाम में, और सारी चीज़ें हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है? कंप्यूटर को लेकर होता है। कंप्यूटर सब्जेक्ट में बीएड के अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर भाई लोगों को समझना होगा और बहन लोगों को भी समझना होगा कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर केवल बिहार में ही बीएड जो है वो अनिवार्य नहीं किया गया है, अन्यथा सभी जगह पर बीएड की अनिवार्यता हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बिहार में बीएड नहीं है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपका विषय नहीं है। ये एकदम आपका समकक्ष है, बाकी जितने भी आपके पास 28 सब्जेक्ट हैं उनके समान ही ये भी सब्जेक्ट है ये। इसलिए इसको आप लोग भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखिएगा। स्कूलों में देखा जाता है अक्सर कि जो कंप्यूटर साइंस के जो टीचर है ना, उनको कंप्यूटर टीचर बोला जाता है। कभी कभी तो उनको इतना नीचे कर देता है ना कि कंप्यूटर ऑपरेटर तक बोल देता है, ठीक है। और उससे भी अगर नीचे उतरता है ना तो उनको फ़ोटोकॉपी के लिए पेपर थमा देता है कि जाओ फ़ोटोकॉपी करके ले आओ। तो ऐसा नहीं करना है। कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, ये सब्जेक्ट टीचर है ये, और ये उच्च माध्यमिक में सबसे सीनियर टीचर है आपके पास, यानी कि 11-12 के सीनियर टीचर है ये। और इनको बीएड के कारण जो होता है नहीं देखना है, क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट है उसमें बीएड नहीं है, बाकी के लिए बीएड जरूरी है। इनको आप किसी और ये के रूप में नहीं देख सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट टीचर होता है और ये कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। एमसीए अगर आपने किया है, या फिर आपने बीटेक भी किया है, या फिर बीसीए भी अगर आप किए हुए हैं और मास्टर डिग्री आपके पास है, तो आप भर सकते हैं आराम से इसके लिए। और इसमें अगर आपने मान लीजिए कि सूचना एवं संचार में अगर आपने किया है, कोई भी कोर्स किया है, और डॉइक का अगर आप ए लेवल कर लेते हैं या फिर सी लेवल किए हुए हैं, तब भी आप इसके लिए मान्यता मतलब आपके लिए एलिजिबल हैं, आप बैठ सकते हैं। बीई बीटेक सबके लिए ये मतलब इसमें आप बहुत आसानी से इसमें आ सकते हो, ठीक है। कृषि के लिए भी है, संगीत के लिए भी है, पढ़िएगा इसको यहाँ पर। और इसमें भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे दिया है, अलग अलग है, कि आप उस कॉम्बिनेशन को ज़रूर पढ़िएगा कि आप इस कॉम्बिनेशन के क्राइटेरिया में फिट आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है। अब एक स्पष्टीकरण भी यहाँ पर है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो एनसीटीई का परामर्श या उसका जो गाइडलाइन होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही आपका मान्य होगा, ठीक है। एक ही और बता दिया है कि बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी का पढ़ाई नहीं होता है, इसलिए इसका एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए, अगर पैटर्न की बात करें एग्ज़ाम का, तो ये 150 यानी कि आपके पास कुल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि सब्जेक्टिव आपका 100 नंबर का होगा और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर का आपके पास पैडागोगी आता है। तो पैडागोगी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का है। अब बाकी जो 20 है उसमें आपका अन्य आएगा, जिसमें आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, ये सब कुछ रहता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो वो 20 नंबर का। तो इम्पॉर्टेंट कितना है आपका? एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का और 30 नंबर का पैडागोगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी क्लास मैं कल से शुरू कर दूँगा। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा सारी चीज़ को, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ये होना ही होना है और ये एग्ज़ाम हो के रहेगा, इसलिए पढ़ाई पर अपना फोकस करके रखिएगा। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी हमारे पास SC ST और OBC और जो फिजिकली जो एबल्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या किया गया है कि जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे उनके लिए पासिंग मार्क्स में 5% का छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये भी सारे जो भी उनकी जो योग्यता है ना उसमें उनको 5% का छूट दे दिया गया है। जैसे कि अगर 50% के साथ अगर आपको स्नातक कर लेना है तो इन लोगों के लिए 45 मानी छूट दिया गया है यहाँ पर। उम्र सीमा में भी अगर मान लीजिए क्या कहा जा रहा है क्या कि न्यूनतम 21 साल का होना चाहिए और जो आपके पास अधिकतम है वो जनरल के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष का रखा गया है और जनरल महिलाओं के लिए 40 वर्ष का है। लगभग
पिछड़ा वर्ग ओबीसी पुरुष और महिला सभी के लिए 40 वर्ष है। और जो SC ST हैं, जो SC हैं उनके लिए 42 वर्ष है, ST के लिए भी 42 वर्ष है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का और छूट दे दिया गया है उनको। उनके पास तो बहुत अच्छा है, उनके पास यानी कि मैक्सिमम जो उनका एज होगा वो 52 उनके पास होगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम लोग बात करें ना कि पासिंग पर मतलब पासिंग परसेंटेज जो होगा वो कैंडिडेट के लिए क्या होगा, इसमें सामान्य के लिए 50% है, और OBC के लिए जो हमारे पास बिहार में है ना, BC जिसको बोलते हैं हम लोग, उनके लिए है 45.5 45%, और EBC के लिए 42.5% है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% है, दिव्यांग के लिए 40 है, और बाकी सब के लिए महिलाओं के लिए 40 है। यानी कि जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए 40 रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष हैं उनके लिए 45.5 है, और EBC और OBC जो भी है वो पुरुषों के लिए है, बाकी महिलाओं के लिए अलग से 40% पाएंगे। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। उनको बहुत महिला सशक्तिकरण बहुत उन लोगों को मिल रहा है इस बार, और झंडा गाड़ भी रही हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रमाण पत्र जो है आपके पास वो सब ऑथेंटिक रखिएगा, नहीं तो आप ये जो परीक्षा आप पास करेंगे ना, इसका जो क्रेडिबिलिटी होगा ये लाइफ टाइम रहेगा, ये कभी ख़राब होने वाला नहीं है। जहाँ तक फ़ी की बात है तो जनरल कैंडिडेट के लिए पेपर 1 और 2, इसमें से अगर आप एक पेपर दे रहे हैं तो 960 रुपये का है, अगर आप दोनों दीजिएगा तो 1440 रुपया है, और SC और ST के लिए 760 रुपया है, और 1140 रुपये है क्रमशः। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फ़ी के बारे में हो गया। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम इसमें रखा गया है, चूँकि कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें क्या होता है कि अलग अलग पारी में एग्ज़ाम होता है, तो किसी पारी में क्या होता है कि रैंडम क्वेश्चन आता है। इसमें सिस्टम पर आपका होगा रैंडम क्वेश्चन आएगा। तो रैंडम क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन भी आ जाता है किसी शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में ईजी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको क्या करते हैं लोग, नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो ऐसी परीक्षाओं में क्या होता है, अलग अलग पाली में अलग अलग प्रश्न पत्र का जो कठिनाई होता है ना, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। नॉर्मलाइज करने से क्या होता है कि किसी भी पाली यानी कि खास पाली को कि इजी आ गया तो उनको बेनिफिट हो गया, हार्ड आ गया तो ऐसा नहीं होता है। सबको एक समान, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन विधि से सबको एक समान बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर एक लॉस ये होता है कि जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिखा है, उनको थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ थोड़ा सा उनको होता है, थोड़ा सा लॉस तो उनको होता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें जो है आपके पास देखिए उदाहरण भी बता रही है कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 150 अंक की परीक्षा में रॉ स्कोर उनका अगर 76 आता है, ठीक है, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो आ जाता है 74.90, तो निर्धारित उत्तीर्णांक उनका क्या हो जाएगा, 150 का 50% यानी कि 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ये गड़बड़ है। अब देखिए अगर रॉ स्कोर अगर उनका स्कोर हुआ है 76 और नॉर्मलाइजेशन अगर कर दिया है तो नॉर्मलाइजेशन में क्या हो गया, आया उनका 74.90 यानी कि 90, तब क्या होगा, पास करने के लिए कितना चाहिए, 75% चाहिए, और अगर 50% चाहिए, और अगर 150 का 50% कितना होता है, 75 होता है, और अगर 75 नहीं आया तब वो अभ्यर्थी जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक्चुअल में पास हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण आप क्या कर गए, आप फेल कर गए। तो ये होता है, ये जो प्रोसेस है वो सबके लिए कॉमन होता है, तो इसमें उतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप 80 ले आइएगा, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। 76 लाएंगे तो हो सकता है गड़बड़ा जाए, 80 लाइए आप। और थोड़ा सा और टेंशन फ्री होना है तो आप 150 में 100 से ऊपर लाइएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कहीं पर भी। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ाता है धड़कन। अगर इसमें क्या दिया है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है कि अधिक अगर प्रश्न का आप उत्तर गलत दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आता है। इसको एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये। यानी कि नेगेटिव जैसा आपका फीलिंग आएगा इसमें, तो नेगेटिव है नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अगर आपका गलती बहुत ज़्यादा होगा तो ये मत सोचिएगा कि हमको नॉर्मलाइज कर दिया तो बेनिफिट हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आपको और आपका इसमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप नेगेटिव समझिए कि नेगेटिव एक प्रकार से ये, इसको आपको यहाँ पर समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो
ये आप समझिएगा कि यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि और गिर जाए, 30 सही किए ना तो हो सकता है कि 25 पर आ जाइएगा, इसीलिए कम नंबर लाने का सोचिएगा भी मत। ठीक है, प्रवेश परीक्षा की अवधि क्या होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन आपके पास है, यानी कि अच्छा खासा है ना, यानी कि 150 मिनट का एग्ज़ाम और 150 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। तो आपको इधर उधर झांकने का या सोचने का मौका नहीं मिलेगा, एकदम पढ़ के गए हैं तो एकदम टू दी पॉइंट आपको मारते जाना है। ठीक है, और ये जो था आपका जो डेट निकाला गया था ना 11/9/25 से लेकर के 19/9/25 तक स्वीकार किए जाएंगे, अभी तक इसका लिंक जो है वो जारी नहीं हुआ है। और आज ही जो है, आज दिनांक 12/9 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और बताया गया है कि ये जो डेट दिया गया था इस डेट को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है, नया डेट जो है आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये था एक बहुत ज़रूरी चीज़, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है, अपलोड कैसे करना है फोटोग्राफ्स वगैरह, आप लोग पढ़िएगा इसको, चूँकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ करके सारा सामग्री जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो सब डॉक्यूमेंट लेकर सभी फ़ोटो का स्कैन करके उसका साइज़ जो है वो 200 KB तक करके, ठीक है। और 200 KB तक साइज़ अगर आपको करना होगा ना, तो जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, सबसे अच्छा होता है ना कि आप फ़ोटो को व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए किसी का, देखिएगा उसका साइज़ अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, और उसी फ़ोटो का आप यूज़ कीजिए, उसका नाम केवल चेंज कर दीजिएगा फ़ोटो का, और उसको आप यूज़ कीजिएगा, आपको साइज़ रिड्यूस करने का टेंशन नहीं रहेगा। बहुत ही आसान तरीका होता है वो, व्हाट्सएप करने से क्या होता है पिक्चर का साइज़ अपने आप रिड्यूस हो जाता है। ये सब आप कर लीजिएगा। क्या क्या आपको चाहिए इसमें दे दिया है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों होना चाहिए, 12th का प्रमाण पत्र अंक पत्र है, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र और स्नातकोत्तर का B.Ed का, और अगर कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता है वो भी जोड़वाना चाहते हैं तो जोड़वा लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कृमि जिसको बोलते हैं ना नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास हो। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अगर आपको आरक्षण लेना है महिलाओं को, जो विवाहित महिला हैं, तो उनके लिए क्या कर रहा है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम और पता से। यानी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं वो अपने पिता के नाम से बनाइएगा, OBC सर्टिफिकेट या जो भी नॉन क्रीमी लेयर वाला बनाना है आपको पिता के नाम से बनाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। तो ये मोटा मोटी आपके पास पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो रख दिया गया है। बाकी तो आप लोग भरिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। होता क्या है ना कि हम लोग इतना ना अकबका जाते हैं भरने में कि आनंद फानंद में लगता है, अरे ठीक है आराम से पढ़िए, समझिए, सारा चीज़ को आप कलेक्ट करके रखिए अपने पास में और आराम से खुद से भरिए। ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, है ना, आपको खुद भी सेल्फ मतलब कि डिपेंडेंट होना है अपने पर भी। और अगर उसमें भी अगर प्रॉब्लम होता है ना, तो यहाँ पर आपके पास नंबर दिया हुआ है आपके पास, वो आप उनसे बात कर लीजिए, अपने समस्या का समाधान कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, टोल फ्री है। और उस पर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा, हम ही आपको समझा देंगे कैसे करना है, करके आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जुड़े रहिए, पढ़िए जम करके। और मेरे पास अनुभव भी है, परीक्षा पास भी किए हुए हैं, और आप हमारे ही समूह में आइएगा पास करके। ठीक है, चूँकि मैं TRE 1 का हूँ, तो आप लोग आइएगा TRE 4, तो बहुत बहुत स्वागत भी करेंगे आपका, और जुड़ जाइएगा, सफलता आपके हाथ लगेगी। और अभी RRB का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का टीचर का, और उस बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से 90% क्वेश्चन जो था आपका पैडागोजी का वो हमारे ही नोट्स से आया। अगर आपके कोई भी भाई बंधु लोग RRB रेलवे का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप उनको बोलिएगा मेरे नोट्स से मिलाने के लिए। 90% क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स का आया था। मेहनत करता हूँ, एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, और अगर हम ऐड पर मेहनत करेंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाने पर मेहनत करेंगे तो नोट्स उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो मेरा पूरा फोकस रहता है नोट्स पर, कंटेंट पर, कि कंटेंट आपको बेस्ट मिले, एकदम टू दी पॉइंट मिले। कि अगर आप यहीं पढ़ रहे हो, अगर मेरे ही कंटेंट्स अगर आप केवल पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। एकदम 100% कोशिश करूँगा कि आपका मार्क्स, आपका जो एग्ज़ाम में है वो टैली करे।
100 नहीं तो 90 तो 100% आपको श्योर करेगा ही, चूँकि पैटर्न मुझे पता है। और एक सबसे मज़ेदार मैं आपको बताता हूँ बात कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में खास करके TRE 1 के समय में जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे उसमें जो कुछ भी पढ़ाया गया था एग्ज़ाम में उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा रहे थे उनको पता ही नहीं था कि बिहार में सब्जेक्ट चलता क्या है। वो सब जो है पाइथन पढ़ा रहे थे, ठीक है। और पाइथन बिहार में नहीं चलता है, C++ चलता है बिहार में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाते हैं वो केवल फोकस करते हैं कि भाई क्या बोलते हैं उसको, स्टेट आ रहा है बिहार में, बस चालू कर देना है। तो उसमें नहीं चलना है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर पढ़िए, कंटेंट, सिलेबस सब कुछ देखिए, मिला के देखिए। आप जागरूक हैं और जागरूक बनिए, तभी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से क्लियर होगा। डर नहीं रहेगा कहीं पर कि कम मार्क्स आया है। तो चलिए, आज का जो वीडियो था ये परिचय था स्टेट के जो नोटिफिकेशन है उसका जो तरीका है, उन सब चीज़ों से क्या क्या आपको चाहिए। और कंटेंट्स जो है आपका मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो आपका सिलेबस के अनुसार कर रहा हूँ। और कोशिश मेरा ये रहता है ना कि सिलेबस के अनुसार ही हम आप लोगों को पढ़ाएं, जिससे कि आप लोगों का ये हो जाए। तो पैडागोगी को मैंने रखा है कि पैडागोगी जो है आपका वो मैं करवाऊंगा अच्छी तरह से। और यकीन मानिए पैडागोगी आपका 30 नंबर का है, 30 आउट ऑफ 30 आपका रखा हुआ रहेगा, एकदम मिलेगा ही मिलेगा आपको। कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा टफ है, इसका कंटेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। यूनिट 1 डिजिटल लॉजिक है, लॉजिक गेट पर सारा चीज़ है इसमें, तो ये आपके पास है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, और प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है। ये सब का सब थोड़ा सा अच्छा, मतलब कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसका सिलेबस बहुत है। एल्गोरिदम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है। ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाला हुआ है, हम लोगों के समय में ये नहीं था। फंडामेंटल ऑफ ई-कॉमर्स भी है, मल्टीमीडिया भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आर्ट ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स का वो मैं आप लोगों का करवाऊँगा। उसके साथ साथ मैं पैरेलल लेके चलूँगा कंप्यूटर साइंस पर भी, क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टीज़ है और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं करूँगा ही करूँगा। तो आप लोग जुड़िएगा ज़रूर, 100% यहाँ से आपको मिलेगा रिज़ल्ट, और ये मेरा प्रयास भी रहेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये सब है। इन सब पर मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी दूंगा, और साथ ही साथ मैं MCQ करवा दूँगा। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे ना पहले का, तो RRB के एग्ज़ाम में मैंने कम से कम उसमें 1000 MCQ करवाए थे। और यही कारण होता है ना कि जब आप 1000 MCQ करके जाएंगे ना, तो 50 क्वेश्चन कहाँ से आना है, वहीं से आना है, उसी 1000 में से 50 क्वेश्चन आना है। और यही कारण था कि पैडागोगी से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे जो थे वो 90% क्वेश्चन जो थे वो टैली कर गया। तो आप लोगों के लिए भी है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए 1000, 1500 जितने भी मेरे से संभव होंगे वो मैं आप लोगों के लिए करवाऊँगा। MCQs 100% ये श्योर रही कि आप लोगों का मार्क्स जो है वो अच्छा आएगा। तो चलिए, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एकदम आज ही, ताकि जो पहला क्लास जो है ना मिस नहीं कीजिएगा क्लास को, साथ साथ पैरेलल चलिएगा मेरे साथ। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो भर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम होता है ना, साइट वाइट बनाना, उसको लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक्निकल होता है ना। और ये अचानक आप लोगों के लिए हुआ ये, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो निकलेगा कुछ दिन में तुरंत, वो भी आ जाएगा, लिंक भी। आप लोग अपना पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जुड़े रहें इससे। और आपका कल से जो है विधिवत आपका क्लास चालू हो जाएगा पैडागोगी, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस जो हमारे एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी, और आर्ट ऑफ टीचिंग भी आपका चालू हो जाएगा। तो आज ही आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर जुड़े रहिएगा। और पैडागोगी सबके लिए काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।